Hello guys, welcome all of you to lecture number 7 of chapter 5 laws of motion. क्लास 11 के लेक्चर लगातार आपके सामने आ रहे हैं और आज की क्लास में मैं फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आपके सामने ला रहा हूं। आप पिछले लेक्चर्स में टेंशन और एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस कर चुके हैं। अभी तक उन क्वेश्चंस में मैं फ्रिक्शन की बात नहीं लेकर आया था, लेकिन अब मान लीजिए सरफेसेस रफ हैं और अब फ्रिक्शन भी हो गया है, फ्रिक्शन भी लगेगा, तो किस तरह के मोशन होंगे, इन सारी बातों को आज जानेंगे। भाई पहली बात तो ये है कि आप सर्दियों में अक्सर स्कूल में आपसे आपके दोनों हैंड्स को ऐसे रब करने के लिए कहा जाता है। इससे कुछ ऐसा होता है कि आप वार्म फील करते हैं, बिकॉज आप फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने में वर्क हो रहा है, वर्क इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी आपको दिखाई दे रहा है। फ्रिक्शन होता है तो हीट भी प्रोड्यूस होती है अगर दो सरफेसेस इस तरह से रब किए जाएं। फ्रिक्शन फोर्स ही ऐसा फोर्स है जो तब एग्जिस्ट करेगा जब दो सरफेसेस मूव करना चाहेंगे, उनके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहेगा, या मैं अभी बताता हूं कि क्या केसेस होंगे इस तरह के। भाई कभी भी अगर कभी भी मान लीजिए आप एक ऑब्जेक्ट की बात करें, ये ब्लॉक कंसीडर किया मैंने इस तरह का, और अब ये सरफेस जो गिवन है यहाँ पर, अब ये सरफेस जो यहाँ पर मैंने कंसीडर किया है ये स्मूथ सरफेस नहीं है भाई, ये रफ सरफेस है। जिस क्वेश्चन में स्मूथ सरफेस कहा जाएगा वहां पर फ्रिक्शन को नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, फ्रिक्शन को ना के बराबर माना जाएगा। लेकिन अब ये सरफेस रफ सरफेस है, रफ सरफेस वॉल हो सकती है, फ्लोर हो सकता है, वुडन बोर्ड हो सकता है, टाइल हो सकती है। पॉलिश्ड सरफेस जो होता है वो जनरली स्मूथ कहा जाता है, जिसे पॉलिश किया गया है, स्मूथ हो गया है, फ्रिक्शन कम हो गया है। बट फिलहाल रफ सरफेसेस है, और रफ सरफेसेस पर इस तरह से ब्लॉक अगर आपने रखा इस तरह से, अभी कोई फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि अभी ये ब्लॉक इस सरफेस पर मूव करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। तो फ्रिक्शन कब लगता है? जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे के सरफेस पर मूव करने की कोशिश करे, ट्राई करे, टेंड्स टू मूव करे या मूव करे। या तो ये ब्लॉक इस सरफेस पर मूव कर रहा हो, स्लाइड कर रहा होता, या फिर ये मूव करने की कोशिश कर रहा होता तो फ्रिक्शन फोर्स होता। कोशिश ये कब करेगा? जब मैं इस पर एक फोर्स लगाऊंगा। अभी कोई फोर्स मैंने इस पे नहीं लगाया है, अभी ये इस तरह से रुका हुआ था और अभी कोई फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं है भाई। जब तक आपने कोई फोर्स नहीं लगाया है, इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है भाई। ये ऊपर वाला सरफेस है, मतलब ये ऊपर ये ब्लॉक है इस तरह से, और नीचे एक सरफेस देख पा रहे हैं। पार्टिकल इस ब्लॉक के भी होंगे और पार्टिकल क्या होंगे, इस सरफेस के भी होंगे भाई। तो कुछ पार्टिकल्स ब्लॉक के और कुछ पार्टिकल सरफेस के हैं इस तरह से। मान लो ब्लॉक का पार्टिकल है 1, मान लीजिए ब्लॉक का एक पार्टिकल है 1, एटम्स की बात कर रहा हूं मैं, और सेकंड एटम नाम दिया है मैंने ये। तो ये दूसरा पार्टिकल किसका है? इस सरफेस का है। पहला पार्टिकल किसका है? इस ब्लॉक का है। तो दो तरह की ऑब्जेक्ट्स जब कुछ कांटेक्ट में रखी गई है तो उनके बीच में एक अडहेसिव फोर्स लगता है। फेविकोल पर लिखा हुआ होता है अडहेसिव। दो अलग अलग चीजों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। किस तरह का अडहेसिव फोर्स था भाई? यहाँ पर यहाँ एक तरह का अडहेसिव फोर्स लग रहा था। इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है, एक बॉन्डिंग सी हो गई है, और इसके कारण ये दूसरे पर अडहेसिव फोर्स लगा रहे थे इस तरह से। तो ये अडहेसिव फोर्स लगा रहे हैं। कोहेसिव फोर्स होते हैं जो एक जैसी ऑब्जेक्ट्स पर लगे। पानी के मॉलिक्यूल्स पानी के साथ जो बॉन्डिंग कर रहे हैं वो कोहेसिव फोर्स है। मरकरी के मॉलिक्यूल्स मरकरी के साथ जो बॉन्डिंग कर रहे हैं वो कोहेसिव फोर्स है। पानी को ग्लास में डाला गया तो कांच का वो ग्लास जो था वो गीला हो जाता है, क्योंकि
पानी के पार्टिकल्स ने ग्लास के साथ एक अटैचमेंट कर ली है, एक फोर्स लगा रहे हैं, वो अट्रैक्टिव फोर्स अडहेसिव फोर्स है। डिफरेंट मटेरियल्स में लगने वाला फोर्स अडहेसिव फोर्स है। सिमिलर पार्टिकल्स में यानी सेम मटेरियल के पार्टिकल्स में लगने वाला फोर्स कोहेसिव फोर्स है। तो ये मान लीजिए वुडन बोर्ड है, ये कोई वुडन का बॉक्स है लकड़ी का, और ये फ्लोर है मान लीजिए आपके घर का। तो दो अलग अलग तरह के ये मटेरियल्स, और इनके बीच में ये सेम भी हो सकते हैं, तब वो कोहेसिव फोर्स होता। लेकिन फिलहाल ये अडहेसिव फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। तो दो डिफरेंट बॉडीज और इनके बीच में एक फोर्स जो लगेगा वो क्या कहलाएगा? अडहेसिव फोर्स कहलाएगा। इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग है, एक तरह की अडहेसिव फोर्स जिसे हम कहेंगे। और जब आप इस ऊपर वाले ब्लॉक को मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कराना चाहेंगे, ये डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स है, ये डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स है। हमने जो फोर्स अप्लाई किया है, अभी तक मैंने जब कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया था, कोई फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं था। लेकिन अब मैंने जब इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया है, कैपिटल F से डिनोट किया मैंने अप्लाइड फोर्स को, तो ऊपर वाले ब्लॉक को आप आगे ले जाना चाहते हैं, मतलब इस पहले पार्टिकल को आप इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो ये नीचे वाला जो पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में क्योंकि एक अट्रैक्टिव फोर्स है, तो वो इसे दूर जाने से रोकना चाहेगा। और भाई दूर जाने से अगर रोकना चाहेगा तो नीचे वाला पार्टिकल ऊपर वाले इस पार्टिकल पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। इन दोनों सरफेसेस के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। नीचे वाला पार्टिकल सेकंड पार्टिकल ऊपर वाले फर्स्ट पार्टिकल को आगे जाने से रोकने के लिए अपोजिट में एक फोर्स लगाएगा। उसी फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स कहा जाएगा, उसी फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स कहा जाएगा। मैं आपको हर एक बात बड़े तरीके से बताने की ये कोशिश करता हूं कि आपको टेंशन की डायरेक्शन देखनी कैसे सिखाई। जहां पर वायर को, एक स्ट्रिंग को टाई किया गया है, उस पॉइंट से, उस मास से अपोजिट दिखाइए कि उस मास के मोशन को अपोज करना चाहिए टेंशन। ठीक इसी तरह से जिस डायरेक्शन में ये ऊपर वाला पार्टिकल जाना चाहता है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन देखने में अब आपको कभी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। भाई पहले ये देखिए, दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर रिलेटिव मोशन, मतलब नीचे वाली रेस्ट पर है, ऊपर वाली मूव करना चाहती है, या ऊपर वाली रेस्ट पर है, नीचे वाला सरफेस मूव करना चाहता है, या दोनों ही सरफेस मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शंस में या अलग अलग वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में, मतलब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, कुछ रिलेटिव मोशन होना ही चाहिए। अगर ये दोनों ही सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो इनकी वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जीरो होगी, इनका नेट रिलेटिव मोशन जीरो होगा, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। भाई रिलेटिव मोशन होना चाहिए, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में होना चाहिए। तो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा था और इसके मोशन को रोकने के लिए नीचे वाला अपोजिट में फोर्स लगाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन देखने में कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस तरह से मैंने फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन देखने के लिए तो बात जान ली है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने ये फोर्स लगाया है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है, यानी आपने अभी इतना फोर्स नहीं लगाया है कि आप फ्रिक्शन को क्या कर सकें, ओवरकम कर सकें। अभी आपने इतना फोर्स नहीं लगाया कि आप फ्रिक्शन को ओवरकम कर सके। जब आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे थे, ये कोई फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा था इस तरह का। लेकिन जब आपने कुछ फोर्स लगाकर इस ब्लॉक को आगे की तरफ मूव कराने की सोची है, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जिसे फ्रिक्शन फोर्स हम कहेंगे, और ये फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को हमेशा ही क्या करेगा, अपोज करेगा। फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है? इट इज द फोर्स comes into play
comes into play to oppose relative motion, to oppose relative motion between two objects, तो ये टू ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट में, कांटेक्ट फोर्स है भाई, फ्रिक्शन फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है। दो ऑब्जेक्ट्स अगर कांटेक्ट में हैं और उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन आना चाहता है, मतलब वो मूव करना चाहती हैं, तो मूव कर रही हैं या मूव करने की कोशिश कर रही हैं, तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर मूव करने की कोशिश नहीं हो रही है, मतलब ये फोर्स नहीं लगाऊंगा तो कोई कोशिश भी नहीं करेगी मूव करने की, तब कोई फ्रिक्शन नहीं था भाई। जब मैंने फोर्स अप्लाई किया है तब इसने चाहा है, कोशिश करी है कि मैं आगे जाऊं, लेकिन अभी मेरा फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं है और इसलिए मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करा पा रहा हूं। आप किसी बेड पर, सोफे को, चेयर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की कोशिश करते हैं तो आप फोर्स लगाते हैं। कई बार ऐसा होता है फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा आपका फोर्स नहीं हुआ है, वो एक्सेलरेट नहीं हो पा रही है, नेट फोर्स नहीं लगा है। और भाई जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के सरफेस पर मूव करने की कोशिश कर रही है बट एक्चुअली मूव नहीं कर रही है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था। कैसा फ्रिक्शन लग रहा था? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था। फ्रिक्शन की बात मैं कर रहा हूं, फ्रिक्शन की मैंने आपको क्या बताई, डेफिनेशन बताई है, और फ्रिक्शन की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है, इसके बाद फ्रिक्शन के टाइप्स आए हैं यहाँ पर, और सबसे पहली बात क्या आया है? स्टैटिक फ्रिक्शन आया है यहाँ पर भाई। और स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर बात करी जाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा फोर्स है भाई? फ्रिक्शन फोर्स के साथ S लगा दो भाई, F मतलब फ्रिक्शन फोर्स था यहाँ पर और मैंने S लगाया है यहाँ पर, मतलब मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ। इट इज द force of friction, it is the force of friction, it is the force of friction comes into play when comes into play before one body actually moves over the other। तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे के सरफेस पर एक्चुअली मूव करने नहीं लगी है अभी, उस वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इसे F के नीचे S लगाकर शो किया जा सकता है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। इस तरह से ये स्टैटिक फ्रिक्शन की बात थी इस तरह से। फॉर एग्जांपल आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन भी, पहले आपने कोई फोर्स नहीं लगाया था, जब हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया था तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं लग रहा था, ये भी जीरो था। मैंने कुछ फोर्स लगाया, फ्रिक्शन फोर्स भी उतना ही लगने लगा भाई, 1 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगने लगा और अभी भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाई। मैंने अपना फोर्स और इंक्रीज किया 2 न्यूटन, ये भी 2 न्यूटन हो गया इस तरह से, और ऐसे करते करते जितना फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, इसीलिए तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है। इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स की ये प्रॉपर्टी है, इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स की ये प्रॉपर्टी है। इस डेफिनेशन के बाद लिख लीजिएगा, फ्रिक्शन फोर्स इज स्टैटिक फ्रिक्शन इज, इसमें लिखिएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में डेफिनेशन लिखी है, और स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एग्जिस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एग्जिस्टिंग फोर्स है ये। सेल्फ एग्जिस्टिंग का मतलब ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। अप्लाइड फोर्स जीरो था तो कोई फ्रिक्शन ही नहीं था, स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो था। आपने कुछ फोर्स लगाया 1 न्यूटन, ये भी 1 न्यूटन लगाने लगा और ऑब्जेक्ट अभी मूव नहीं कर रही है, तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पर है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था, ये मूव नहीं कर रही थी। मैंने अपनी फोर्स और इंक्रीज करी, इसने भी और इंक्रीज करी, मूव नहीं करने दे रहा है। ये होता है ऐसा, आप बहुत ज्यादा ताकत फिर इंक्रीज करते हैं, फिर बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं, फिर ये मूव करने की बात आती है। कहने का मतलब आप 1 न्यूटन से अपना फोर्स 2 न्यूटन 3 न्यूटन करते करते मान लीजिए 5 न्यूटन कर दिया,
और ये फ्रिक्शन अब 5 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता भाई। ये फ्रिक्शन अब 5 न्यूटन, भाई एक बॉन्डिंग ही तो है इनके बीच में, एक अट्रैक्टिव फोर्स ही तो है इनके बीच में, और ये फोर्स अब 5 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी अब अगर आपने अपना फोर्स 5 से थोड़ा सा भी इंक्रीज कर दिया तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगने लगेगा और ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगी, एक्सेलरेट होने लगेगी, मूव करने लगेगी, रिलेटिव मोशन होगा, फ्रिक्शन कुछ अलग होगा भाई। अभी तक तो क्या था, मैं 1 न्यूटन लगाऊं तो ये 1 न्यूटन, मैं 2 न्यूटन लगाऊं तो ये 2 न्यूटन, मैं 3 न्यूटन लगाऊं तो ये 3 न्यूटन, फोर्स इस तरह से मेरा इंक्रीज होता जा रहा था। और जब मेरा फोर्स इस तरह से इंक्रीज होता जा रहा था तो ये सेल्फ एग्जिस्टिंग फोर्स था, और ये सेल्फ एग्जिस्टिंग फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन था जो अप्लाइड फोर्स के इक्वल रहेगा, अप्लाइड फोर्स के साथ इंक्रीज होता जा रहा है। इस स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ये इंक्रीज हो रहा है, अप्लाइड फोर्स के साथ इंक्रीज हो रहा है। जितना फोर्स मैं यहाँ लगा रहा हूँ ये उतना ही फोर्स लगा रहा है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, लेकिन इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी जिसके बाद ये और इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं भाई। तो उस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो दूसरे टाइप का फ्रिक्शन होता है, दूसरे टाइप का फ्रिक्शन होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन में, दूसरे टाइप का फ्रिक्शन होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम चाहें तो मैक्सिमम वैल्यू हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम चाहें तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। और F के साथ K लगाया जाए, L लगाया जाए तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को F के साथ L लगाकर हम शो कर सकते हैं। तो F L लगाकर लिमिटिंग फ्रिक्शन को शो करूं तो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, it is the maximum value of static friction when one body just tends to move, just starts to move करेंगे, just starts to move over other, तो भाई ये जब मैक्सिमम वैल्यू पर आ जाएगा तब वो सिचुएशन हो गई है कि आपकी ऑब्जेक्ट चलने के लिए जस्ट तैयार बैठी है, बस आप अपने फोर्स को लिमिटिंग से थोड़ा सा बढ़ाइए। पहले मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा था, कोई फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं लग रहा था, मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये 1 न्यूटन लगाने लगा, मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये 2 न्यूटन लगाने लगा, और मैंने ऐसे इंक्रीज किया तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन था। जब मैं फोर्स इंक्रीज कर रहा हूँ लेकिन ये मूव नहीं कर रही है, और स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एग्जिस्टिंग फोर्स है, और मैं ऐसे करते करते जब अपना फोर्स मान लीजिए 5 न्यूटन ले आया, और 5 न्यूटन इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी स्टैटिक फ्रिक्शन की, इससे ज़्यादा ये इंक्रीज नहीं हो सकता, तो इस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करने ही वाली है, स्टार्ट करने वाली है मूव, बस आप अपना फोर्स और इंक्रीज करिए थोड़ा सा। ये मैक्सिमम वैल्यू को, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। अब अगर मान लीजिए मैं अपने फोर्स को थोड़ा सा और इंक्रीज करूंगा, अगर मैं अपने फोर्स को थोड़ा सा और इंक्रीज करूंगा, तो अगर मैं इस केस की बात करूं, अगर मैं ये कहूं कि भाई अब मैंने अपने फोर्स को थोड़ा और इंक्रीज कर दिया, तो मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी अगर मैंने अपने अप्लाइड फोर्स को, ये अप्लाइड फोर्स है, और मैंने इसे लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा कर दिया है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा कर दिया है, तो ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगी। ये सिचुएशन लिखी है भाई मैंने कि जब अप्लाइड फोर्स, तो यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ रहने देते हैं, यहाँ सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन को F के साथ K लगाकर डिनोट करिए। जब आपका जो अप्लाइड फोर्स है
वो स्टैटिक फ्रिक्शन से मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू से मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया है और ये ऑब्जेक्ट कुछ a एक्सेलरेशन से अब आगे चलने लगी है। अब ये कुछ a एक्सेलरेशन से आगे मूव करने लगी है तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन है। When the one body actually moving on the surface of other, उस वक्त जो फोर्स लग रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। It is the force of friction. It is the force of friction. It is the force of friction to oppose relative motion, to oppose relative motion when one body is actually moving over the surface of other जब एक्चुअली में ये मूव करने लगे हैं भाई। और जब ये मूव करने लग जाएगा ब्लॉक तो भाई मोशन में होंगे ये दोनों पार्टिकल्स, मतलब इस तरह के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं भाई और उनके बीच में जो एडहेसिव फोर्स लग रही हैं अब वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाएंगे क्योंकि अब इनके बीच में एक मोशन है तो इन्हें बॉन्डिंग करने का वो समय ही नहीं मिला होगा और इतना टाइम नहीं मिला, इतना वक्त नहीं दिया मैंने इनको कि ये दोनों फोर्सेस एक जगह रुककर एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर सकें। क्योंकि मोशन है तो ये चल रही है इस तरह से तो इनके बीच में वो अट्रैक्शन होने का इतना समय ही नहीं बचा। इसीलिए मैं आपको बता दूं काइनेटिक फ्रिक्शन छोटा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। काइनेटिक फ्रिक्शन छोटा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा। काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा छोटा होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से हमेशा छोटा होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से हमेशा छोटा होता है क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के सरफेस पर मूव करने लग जाएगी तब उसे इतना समय ही नहीं मिल पाएगा कि वो उनके साथ एक एडहेसिव फोर्स लगा सके। तो कम लगाएगी बट कम फोर्स होंगे, बॉन्डिंग वीक होगी, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग से कम होता है। जब एक आप ऑब्जेक्ट को रेस्ट से चलाना स्टार्ट करते हैं आपको ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, लेकिन जब वो एक जो ऑब्जेक्ट अपने जगह से मूव कर जाती है तो उसे आसानी से स्लाइड कराया जा सकता है क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो जाता है क्योंकि इतना समय ही नहीं मिलता बॉन्डिंग कर पाने का। तो इसलिए मैं ये भी कह सकता हूं कि काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से। काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से। और इन तीनों भाई फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा और अपोज करेगा तो इन तीन तरह के फ्रिक्शन होंगे। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है, अगर ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली रेस्ट पर हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, अगर जस्ट टेंड्स टू मूव करने वाली है, स्टार्ट होने वाली है तो लिमिटिंग है और एक्चुअली में मूव कर रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन है। और मैं इन तीन तरह की डेफिनेशन अगर मैंने लिख दी है तो मैं इनकी वेरिएशंस भी दिखाना चाहूंगा। पेपर में आपसे एक ग्राफ पूछा जा सकता है वेरिएशन ऑफ स्टैटिक कॉमा लिमिटिंग एंड स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन विद अप्लाइड फोर्स। भाई अप्लाइड फोर्स के साथ आपको क्या करना है, इन तीनों फ्रिक्शंस की वेरिएशंस दिखानी है
कि क्या वेरिएशंस आती हैं इसके अंदर भाई इस तरह से। तो मान लीजिए भाई ग्राफ बनाने के लिए तो आपको दो एक्सिस की जरूरत होती है। मैंने एक्स एक्सिस पर अप्लाइड फोर्स को रखा है, मैंने एक्स एक्सिस पर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को रखा है जिसे F से डिनोट किया जा सकता था। तो अप्लाइड फोर्स एक्स एक्सिस पर रखा गया है 0 यहाँ पर, और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स को रखा गया है, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स को रखा गया है, फ्रिक्शन फोर्स को यहाँ पर रखा गया है। इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स की बात यहाँ पर करेंगे। अब फ्रिक्शन फोर्स का ग्राफ बनाना है मुझे अप्लाइड फोर्स के साथ। तो भाई जब कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया था मैंने, तब कोई फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं लग रहा था। जैसे जैसे मैंने अपने अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज किया, जैसे जैसे मैंने अपने अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज किया, वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ने लगा था। मैंने देखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन तो सेल्फ एग्जिस्टिंग फोर्स था, और इस तरह की स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दूं भाई, और इस पर मैंने लिख भी दिया है Fs मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन भाई। मैंने इस पर लिख दिया है Fs मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का ये ग्राफ मैंने बनाया है। मैं इस पर लिख रहा हूं भाई, मैंने इस लाइन पर लिख दिया है कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वेरिएशंस को दिखा रहा है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वेरिएशन को दिखा रहा है जब आपने अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज किया, स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होने लगा। ये सेल्फ एग्जिस्टिंग है, जितना आप क्या लगाएंगे, जितना आप क्या लगाएंगे, जितना आप अप्लाइड फोर्स लगाएंगे, उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन भी लगता चला जाएगा, उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन भी लगता चला जाएगा। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा अप्लाइड फोर्स, उतना ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होता गया। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एक जगह पर आकर मैक्सिमम हो गई, यानी कांस्टेंट हो गई, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ग्राफ इस तरह से लीनियर कर दिया, पैरेलल कर दिया, ऊपर नहीं जा रहा है ग्राफ, नीचे नहीं आ रहा है ग्राफ, रोक दिया मैंने ग्राफ एक जगह पर ले जाकर। और ये जो लाइन है ऐसे, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू है जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू को शो कर रही है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू को शो कर रहा है। तो ये पॉइंट लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू को शो कर रहा है। मैंने y एक्सिस पर फ्रिक्शन फोर्स को रखा है, ध्यान दीजिएगा, और x एक्सिस पर अप्लाइड फोर्स को रखा है। जब अप्लाइड फोर्स 0 है तो फ्रिक्शन फोर्स भी 0 है। अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो गई है। अब इससे ज्यादा y एक्सिस पे ग्राफ नहीं जाएगा, बढ़ेगा नहीं। इस फ्रिक्शन फोर्स से, इस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। और ये मैक्सिमम वैल्यू जो स्टैटिक फ्रिक्शन की आई है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। इसके बाद भी अगर अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज किया गया तो ये ऑब्जेक्ट दूसरे के सरफेस पर मूव करने लगेगी, एक्चुअली मोशन में आ जाएगी। और एक्चुअली मोशन में अगर आ जाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा, ग्राफ दोबारा नीचे आ गया, कांस्टेंट नीचे आ गया, मतलब फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाएगा और लगभग कांस्टेंट सा रहेगा भाई। अब लगभग कांस्टेंट सा रहेगा, कोई ज्यादा वेरिएशंस नहीं आएंगे, क्योंकि अब बॉन्डिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा है। अब बॉन्डिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो ये कांस्टेंट लाइन जो थी, ये कांस्टेंट लाइन जो है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन को शो कर रही है कि थोड़ी देर के बाद लगभग कांस्टेंट हो गया, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। ध्यान दीजिएगा वेरिएशंस पर। ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया आपने, मतलब O पॉइंट पर अप्लाइड फोर्स 0 है, फ्रिक्शन फोर्स 0 है, अप्लाइड फोर्स के साथ फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है। तो ये लाइन जो बन रही है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए बन रही है। स्टैटिक फ्रिक्शन एक पॉइंट पर आकर मैक्सिमम हो गया, सैचुरेट हो गया ग्राफ, मतलब और इंक्रीज नहीं होगा ऊपर, और वो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली में मूव करने लगेगी अगर अप्लाइड फोर्स आपने और इंक्रीज किया तो, और ऐसा करने पर ये मूव करने लगेगी और काइनेटिक फ्रिक्शन की बात होगी, और वो काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम ही होता है थोड़ा सा, क्योंकि अब उतनी बॉन्डिंग नहीं हो पाएंगी, उतने एडहेसिव फोर्स नहीं लग पाएंगे, और फ्रिक्शन थोड़ा सा कम रहेगा इस तरह से। तो ये वेरिएशंस की बात भी आपको क्लियर है
ये ग्राफ आपके पेपर में आए तो आप इस तरह से इसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह से ये ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे, तो ये ग्राफ आप इस तरह से ड्रॉ करके दिखाएंगे वेरिएशंस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विद अप्लाइड फोर्स मैंने बताई। अब बात आती है हम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को कैसे जानेंगे, हम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को कैसे जानेंगे। तो भाई फ्रिक्शन फोर्स की बात बताऊं मैं आपको, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा भाई, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, या फिर मैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करने वाला हूं। क्या होता है ये मैं बताता हूं आपको, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फ्रिक्शन फोर्स किन चीजों पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, अगर ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस था इस तरह से, भाई आगे इंक्लाइंड सरफेस भी आएंगे, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस था इस तरह से, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और आगे चलकर इंक्लाइंड प्लेन की भी बात करेंगे जब कुछ थीटा एंगल बन रहा होगा, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया भी है। और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये एक ब्लॉक है इस तरह से, इस ब्लॉक का मास m है इस तरह से, इस ब्लॉक का मास कुछ m है, तो mg इसका वेट हो गया है, mg इसका वेट हो गया है, और वेट हमेशा ही वर्टिकली डाउनवर्ड होगा भाई, वेट हमेशा ही वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर है, सरफेस के परपेंडिकुलर इसे एक फोर्स लग रहा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर इस पर एक फोर्स लग रहा होगा और उसे कहते हैं रिएक्शन फोर्स में, इसे कहते हैं रिएक्शन फोर्स, या इसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन में, इसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन। और ये था वेट। तो कितने तरह के फोर्सेस लग रहे होंगे बात करेंगे अभी। एक ऑब्जेक्ट का वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, सरफेस से परपेंडिकुलर इसे रिएक्शन फोर्स मिल रहा था। अभी कोई फ्रिक्शन नहीं होगा भाई, क्योंकि अभी मैंने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया। अगर मैंने ये फोर्स अप्लाई कर दिया है भाई, अगर इस डायरेक्शन में मैंने एक फोर्स अप्लाई किया है, अगर मैंने इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया है भाई, मैंने अप्लाइड फोर्स को P से डिनोट कर दिया है। अगर मैंने इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया है जिसे अप्लाइड फोर्स कहेंगे, तो भाई आपको सिखाया मैंने किस तरह से, एक पार्टिकल इसका कंसीडर करिए, एक पार्टिकल इसका कंसीडर करिए, ऊपर वाले ब्लॉक को उधर खींचा जा रहा है, ऊपर वाला पार्टिकल उधर जाना चाहता है, नीचे वाला पार्टिकल इस पर एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, नीचे वाला पार्टिकल इस पर एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, इसे उधर जाने से रोकना चाहेगा, और ये फ्रिक्शन फोर्स की रही डायरेक्शन, ये रही फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन। आपको इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स डिनोट करना आ गया है, हर बच्चा अच्छे तरीके से बता सकता है। अब क्या होगा भाई, अब अगर बात करी जाए कि इस फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, हो सकता है ये अप्लाइड फोर्स अभी इतना नहीं लगाया होगा कि ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगे, ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अगर अप्लाइड फोर्स स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू पर आ गया है तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, और अगर अप्लाइड फोर्स इस ब्लॉक को आगे एक्सेलरेट करा रहा है तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तीन केस हो सकते हैं। वैसे फॉर्मूला फ्रिक्शन फोर्स का क्या होगा भाई फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्शन फोर्स के भाई, बस भाई फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्शन फोर्स के, किसी एरिया पर डिपेंड नहीं करता, किसी और चीजों पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ मटेरियल का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है और रिएक्शन फोर्स पर डिपेंड करता है। फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिएक्शन के, रिएक्शन की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्शन फोर्स के, फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्शन फोर्स के। और भाई जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया जाता है हम एक कांस्टेंट लेकर आते हैं,
ये U बनाइए एक तरह से, और U में दोनों तरफ पूंछ निकाल दीजिए, इसे म्यू पढ़ते हैं, म्यू पढ़ेंगे भाई। सिंबल को ऊपर अलग से लिख रहा हूं, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, सिंबल को म्यू पढ़ा जाएगा, MEW, म्यू पढ़िए इस सिंबल को। और ये है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भाई। तो ये म्यू आया यहाँ पर, और R यहाँ पर रिएक्शन था भाई पहले से ही, R यहाँ पर रिएक्शन था पहले से ही। तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू म्यू इंटू में R। यहाँ पर R क्या है, रिएक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन किन बातों पर डिपेंड करता है, फ्रिक्शन रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि सरफेस से रिएक्शन कितना मिल रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर भाई। ये ब्लॉक और ये जो नीचे वाला सरफेस है, ये अगर ज्यादा रफ सरफेस होंगे तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, अगर ये स्मूथ सरफेस होंगे तो फ्रिक्शन कम होगा। तो एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है ये रिएक्शन पर, एरिया पर डिपेंड नहीं करता। कहने का मतलब, अगर इतने ही मास का एक ब्लॉक होता जिसका एरिया ज्यादा है, तो ये नहीं सोचना कि फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो भाई इस तरह से एरिया को चेंज करने पर नहीं चेंज होता फ्रिक्शन फोर्स में इस तरह से। तो फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं तो ये फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला बन गया कि फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्शन फोर्स के, और एक कांस्टेंट आया है म्यू, और भाई म्यू का नाम है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू का नाम है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और भाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में कैसे समझ सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स के डिवाइड में चला जाए R। तो भाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन किया जा सकता है फ्रिक्शन फोर्स पर यूनिट रिएक्शन फोर्स। वैसे ये मेन बात नहीं फ्रिक्शन ऑफ इसकी डेफिनेशन, मेन बात है इसकी SI यूनिट, और इसकी यूनिट की बात करी जाए तो भाई म्यू इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स अपॉन में रिएक्शन फोर्स। फोर्स ही तो है न्यूटन, और न्यूटन कैंसिल भाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट्स नहीं होती, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डायमेंशनलेस होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डायमेंशनलेस होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट्स नहीं होती हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स की बात आई कि भाई कितने तरह के फ्रिक्शन होते हैं, मैंने ये आपको बता दिया है, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला भी आ गया अब हमारे पास, F इज इक्वल टू म्यू आर, F इज इक्वल टू म्यू आर क्या कहा जा सकता है, यहाँ पर F इज इक्वल टू म्यू आर क्या कहा जा सकता है, फ्रिक्शन फोर्स कहा जा सकता है। अगर बात हो रही है स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो भाई म्यू इनटू में आर लिखिए, और भाई स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, यहाँ पर जो म्यू आएगा वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। क्वेश्चन आपको खुद बताएगा कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन है। अगर जस्ट मूव करने वाली है तो जो फ्रिक्शन है वो म्यू इनटू में के आर होगा, यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है भाई, तो ये कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा यहाँ पर। और अगर एक ऑब्जेक्ट एक्चुअल में मूव करने लगी है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस पर मूव करने लगी है, तो फिर कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और भाई ये फॉर्मूला होगा, और ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा, ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। तो म्यू को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो। अगर मान लीजिए मान लीजिए स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन है तो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। इस तरह से सिंपल बात, फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इनटू में आर होता है। अगर इस तरह का इंक्लाइंड प्लेन है, अगर इस तरह का इंक्लाइंड प्लेन है, फ्रिक्शन फोर्स चाहे वो स्टैटिक हो, चाहे वो लिमिटिंग हो, चाहे काइनेटिक हो, किसी भी फ्रिक्शन की आप बात कर रहे थे मान लीजिए,
फॉर्मूला बना F इज इक्वल टू म्यू इंटू में R। और इस तरह के हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करूं, इस तरह के हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जब बात आती है कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, फॉर्मूला म्यू इंटू में R है। और भाई इस तरह के हॉरिजॉन्टल वाले केस में R रिएक्शन फोर्स और mg वेट आमने सामने है। ये ब्लॉक ना ऊपर जाता है ना नीचे। ये फोर्स अगर ज्यादा है तो ये इधर जाएगा, नहीं तो रेस्ट पर रहेगा। तो ये हमने देखा है। तो नॉर्मल रिएक्शन और mg तो इक्वल है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और इसलिए R की वैल्यू इस वक्त mg के इक्वल है। और मैं हॉरिजॉन्टल के केस में फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला लगाऊंगा F इज इक्वल टू म्यू mg। सीधी सी बात, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू इनटू में R होता है। R क्या है इस केस में देखेंगे आप, R तो mg के सामने है, तो R इज इक्वल टू mg है, और इसलिए ये फॉर्मूला बन गया। मैंने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि अगर यही क्वेश्चन किस बात के लिए आ जाएगा, क्योंकि अगर इसी क्वेश्चन में क्या कर दिया जाए, एक इंक्लाइंड प्लेन की बात कर दी जाए। अगर इसी तरह के फ्रिक्शन के केस में अगर इंक्लाइंड प्लेन पर फ्रिक्शन की बात करेगा, तो अगर मान लीजिए ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा। आप बहुत बेसिक्स पर रहिए भाई, आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए, बाकी कभी भी कोई समस्या नहीं आती भाई। बेसिक्स मतलब हर एक टर्म को सोच के रखिए दिमाग में, क्या क्या बताई गई हैं। आपको बताया गया है कि रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। अगर ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और थीटा एंगल यहां बन रहा है और एक ब्लॉक इस पर रख दिया जाएगा इस तरह से, सबसे पहली बात मैंने कही भाई ब्लॉक का वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स है ये, बिल्कुल नीचे की तरफ होगा भाई, और सरफेस से परपेंडिकुलर से रिएक्शन मिलेगा। तो ये पहले हॉरिजॉन्टल सरफेस था तो ये R रिएक्शन ऊपर आया, अब ये इंक्लाइंड प्लेन है तो टेढ़ा हो गया इस तरह से भाई। रिएक्शन फोर्स की ये डायरेक्शन में सरफेस में ये वेज कहा जाता है। अभी से वेज के क्वेश्चंस नीट में IIT में बहुत आते हैं, इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रिएक्शन फोर्स दिया जा रहा है, ये रिएक्शन फोर्स दिया जा रहा है इसको, और ये रिएक्शन फोर्स दिया जा रहा है जब इसको, तो क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसा कुछ समझने के लिए पहले आप ये तो देखिए कि कौन किसको बैलेंस कर रहा है, रिजोल्व तो करिए। मतलब ये दोनों आमने सामने नहीं है, और मान लीजिए मैंने इस पर कोई फोर्स भी नहीं लगाया है, मैं अदरवाइज हो सकता है ये नीचे नहीं आ रहा हो, नीचे नहीं आ रहा होगा तो मैं एक फोर्स लगा दूंगा। अभी बताता हूं उस केस के बारे में कि रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर है, mg वर्टिकली डाउनवर्ड है। जब आपने mg को रिजोल्व करने के लिए एक कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर रखा और दूसरा कंपोनेंट आपने जब रखा सरफेस के पैरेलल, तो दूसरा कंपोनेंट जब आपने रखा सरफेस के पैरेलल, आई होप सभी बच्चों को, मेरे सभी स्टूडेंट्स को अब रिजोल्व करने का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और इसकी इंपॉर्टेंस भी क्लियर हो। आई थिंक डिंपल ने मुझसे पूछा था कि सर रिजोल्व करने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने बताया भी था, और अब और अच्छे से डिंपल आपको क्लियर होगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर बताना इसके बाद में कि आपको रिजोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रिजोल्व क्यों कर रहे हैं यही तो देखने के लिए कर रहे हैं कि कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर सकता है। मैं मान लेता हूं इस फोर्स को दो में रिजोल्व कर दिया जाए, एक ये कंपोनेंट है भाई, इस तरफ थीटा एंगल बनेगा, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया भी था, ये थीटा एंगल यहां पर अगर बनेगा तो ये कंपोनेंट रिजोल्व कर mg cos थीटा लिखा गया। इस mg ने जहां थीटा एंगल बनाया उधर mg cos थीटा है, और जिस तरफ नहीं बन रहा है उस तरफ mg sin थीटा है। इस तरह से ये इतने तरह के फोर्स इस पर आए। अगर रिजोल्व कर mg को रिजोल्व करने के बाद अगर ये कॉन्सेप्ट मुझे पता चल गया है, अब आप बड़े ध्यान से ये देखिए, ऊपर की तरफ फोर्स है R रिएक्शन mg cos थीटा के सामने आ गया है, ना ये ब्लॉक R की डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है, ना ये mg cos थीटा की डायरेक्शन में जा रहा है, बैलेंस कर लिया है एक दूसरे को,
R इज इक्वल टू mg cos थीटा है। यहां पर इक्वेशन नंबर 1 लिखिए भाई इस तरह से। इसके बाद भाई mg sin थीटा, mg को तो रिजोल्व कर चुके हैं, mg कुछ नहीं करेगा भाई, mg के बारे में मत सोचिए इस तरह से। अगर मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूं तो एक FBD की बात करूं भाई, फ्री बॉडी डायग्राम की, कि एक ब्लॉक है, ऐसे पॉइंट से दिखा दिया इस ब्लॉक को, तो इस पर एक फोर्स अब mg, एक फोर्स ऊपर की तरफ R आया था, एक इसके सामने mg cos थीटा आ गया, और एक इस डायरेक्शन में लग रहा है mg sin थीटा। तो ये नीचे जब जाना चाहेगा तो ये सरफेस इसे ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाकर रोकना चाहेगा भाई इसका ये पार्टिकल एक कंसीडर किया, और इस वेज का, ब्लॉक का एक पार्टिकल और वेज का एक पार्टिकल मैंने कंसीडर किया। mg sin थीटा ब्लॉक को नीचे लाना चाहता है, mg sin थीटा ये पार्टिकल नीचे जाना चाहता है, ये वेज वाला रोकेगा इसे अपोजिट में, और ऊपर की तरफ अब एक फ्रिक्शन फोर्स होगा, क्योंकि मैंने रफ सरफेसेस कंसीडर किए हैं। तो पिछले पहले क्वेश्चंस में मैंने स्मूथ सरफेस की बात करी तो कोई फ्रिक्शन नहीं था, mg sin थीटा इस ब्लॉक को नीचे ले आता था, लेकिन इस बार mg sin थीटा नीचे लाना चाहेगा और फ्रिक्शन फोर्स इसे रोकना चाहेगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू mg sin थीटा से कम है तो ये mg sin थीटा इसे नीचे की तरफ लाएगा, कुछ a एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा। अगर mg sin थीटा f के इक्वल है, ये स्लाइड नहीं करेगा, तो इस तरह से ये बात रही कि अगर mg sin थीटा फ्रिक्शन से ज्यादा है तो ये नीचे आएगा और a एक्सेलरेशन से नीचे आता है इस तरह से। फिलहाल फ्रिक्शन फोर्स क्या बनेगा या इक्वेशन क्या बनेगी स्पेशली भाई, mg sin फ्रिक्शन फोर्स की क्या वैल्यू होगी, पहली बात तो कितना फ्रिक्शन फोर्स होगा इस केस का, इंक्लाइंड प्लेन की बात करें, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला तो म्यू इनटू में r होता है, r है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अगर ये रेस्ट पर है तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जस्ट मूव करने ही वाला है तो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर a एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा है ब्लॉक तो ये है काइनेटिक फ्रिक्शन में, कोई दिक्कत नहीं। फ्रिक्शन फोर्स म्यू इनटू में r होता है भाई। इस केस में r की वैल्यू आपके सामने बैठी है, r mg के इक्वल नहीं है इस केस में। हॉरिजॉन्टल के केस में r mg के इक्वल था, इस केस में r mg के इक्वल नहीं है, इस केस में r mg cos थीटा के इक्वल है, और ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है, ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है। और भाई एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, अगर mg sin थीटा फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है तो ये ब्लॉक कुछ a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो इक्वेशन नेट फोर्स की कैसी बनेगी, mg sin थीटा इस ब्लॉक को नीचे की तरफ खींचना चाहता है, माइनस फ्रिक्शन फोर्स इसे रोकना चाहता है, और बराबर मास इनटू में एक्सेलरेशन में, मास इनटू में एक्सेलरेशन में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू इनटू में mg cos थीटा आप यहां पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद आप एक्सेलरेशन या जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा गया होगा वो इस केस में फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू म्यू इनटू में R होता है, फ्रिक्शन फोर्स म्यू इनटू में R होता है। R की वैल्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पर R mg के इक्वल है, इंक्लाइंड सरफेस पर R mg cos थीटा के इक्वल होता है। आपको रिजोल्व करना, आपको नेट फोर्स की इक्वेशन बनानी बड़े अच्छे से आनी जरूरी है, आपको तभी ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर रहेंगे। तो बिल्कुल आपको ये बात क्लियर होगी, मुझे आपसे पूरी इस बात की होप है, उम्मीद है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। किसी को डाउट होने पर भी वो जरूर पूछेगा मुझसे। अब दो डेफिनेशंस और हैं, दो डेफिनेशंस और है। एक डेफिनेशन की बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन में। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन पेपर में आ जाती है, इंपॉर्टेंट है एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन में। इसके अलावा भाई फ्रिक्शन फोर्स का सिर्फ फॉर्मूला हमारे लिए जरूरी है, F इज इक्वल टू म्यू आर, न्यूमेरिकल्स करने के लिए कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं होगी।
एंगल ऑफ फ्रिक्शन की अगर बात करी जाए, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल सरफेस पर बात करेंगे कि ये एक ब्लॉक है कोई इस तरह से मान लो, और इस ब्लॉक का वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड में, तो इसका वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड mg। सरफेस से परपेंडिकुलर इसे क्या मिल रहा होगा, रिएक्शन मिल रहा होगा। सरफेस से परपेंडिकुलर इसको क्या मिल रहा होगा, रिएक्शन फोर्स मिल रहा होगा। तो ये वेट है इसका, mg वेट है इसका, ये रिएक्शन फोर्स होगा, इसे नॉर्मल रिएक्शन भी कह देते हैं, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है इस तरह से। और अगर अब इस ऑब्जेक्ट पर अगर इस ऑब्जेक्ट पर एक अप्लाइड फोर्स भी हो, क्योंकि फ्रिक्शन तो तभी होगा अगर एक फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इस अप्लाइड फोर्स को P से मैंने डिनोट किया, अगर आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इस ब्लॉक पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स जरूर लगेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस केस का फ्रिक्शन फोर्स में। तो अब मैं आपको ये बता दूं, वेट होता है इसलिए नॉर्मल रिएक्शन होता है। सरफेस पर रखा हुआ था, सरफेस पर ये वेट के कारण फोर्स लगा रहा है, तो सरफेस भी रिएक्शन दे रहा है। फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। P मैंने एक अप्लाइड फोर्स इधर लगाया है और ये अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स और रिएक्शन के रिजल्टेंट की बात करी जाए भाई, ये रिएक्शन फोर्स है, ये रिएक्शन फोर्स है ऊपर की तरफ, ये रिएक्शन फोर्स है ऊपर की तरफ, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स में। अगर इन दोनों के रिजल्टेंट की बात करी जाए तो इन दोनों का मान लीजिए कि रिजल्टेंट यहां कहीं आ जाता है, तो इन दोनों का एक रिजल्टेंट इस तरह से ये आ जाता है, तो इस तरह से अगर ये एक रिजल्टेंट आ जाता है इन दोनों का, तो ये रिजल्टेंट जो इन दोनों का आया है, इन दोनों के रिजल्टेंट ने, इन दोनों के रिजल्टेंट की बात कर रहा हूं, और इन दोनों के रिजल्टेंट ने रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाया है, इन दोनों के रिजल्टेंट ने रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाया है उसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा, ये रिजल्टेंट उतना ही F की तरफ होगा, और ये थीटा भी उतना ही ज्यादा होगा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब इस एंगल को डिफाइन किया गया है कि द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स विद रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हमें कुछ रिलेशंस डिराइव करनी है इसके बारे में, डेफिनेशन बहुत सिंपल है, पेपर में आए तो अगर मान लीजिए ये रिएक्शन फोर्स था जो ऊपर की तरफ था इस तरह से, और ये अप्लाइड फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था इस तरह से, इन दोनों का एक रिजल्टेंट कंसीडर करें, उस रिजल्टेंट ने रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाया है उसी थीटा को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। और अगर इस तरह से पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया जाएगा, अगर आप इस तरह से एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे, तो ये वाला अगर फ्रिक्शन फोर्स को डिनोट कर रहा है, तो ये अपोजिट साइड इस पैरेललोग्राम की ये भी फ्रिक्शन को डिनोट कर सकती हैं। और अगर tan थीटा का फॉर्मूला इस ट्रायंगल में लगाया जाएगा, ये थीटा के सामने वाला F परपेंडिकुलर है और ये R बेस है, तो tan थीटा का फॉर्मूला इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर F बटे में बेस R लिखा जा सकता है। और भाई आप सभी को तो पता है F इज इक्वल टू होता है म्यू इनटू में R, तो F अपॉन में R किसको लिखा जा सकता है, म्यू को लिखा जा सकता है, यानी F बाई R जो है वो म्यू के इक्वल आ गया। यानी कभी कभी आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू अगर नहीं गिवन है और आपको क्वेश्चन में ये कहा गया
कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन लेट कर लेता हूं मैं इस तरह से, आपको एग्जांपल दे रहा हूं। लेट एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू अगर 45 डिग्री गिवन है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे पता चलेगी? tan 45 डिग्री पर 1 होता है और ये म्यू के इक्वल होता है, ये म्यू के इक्वल होता है। तो थीटा की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से फाइंड आउट किया जा सकता है। किसे फाइंड आउट किया जा सकता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड आउट किया जा सकता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन से। और डेफिनेशन लिख लीजिएगा, डेफिनेशन बता देता हूं आपको। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन है इट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ friction. It is the angle between resultant of friction and reaction force with reaction. तो रिएक्शन और फ्रिक्शन, ये रिएक्शन फोर्स था सरफेस से परपेंडिकुलर, रिएक्शन R, और ये फ्रिक्शन फोर्स था। इन दोनों का एक रिजल्टेंट कंसीडर किया गया, और इन दोनों का जो एक रिजल्टेंट मैंने माना है उसने रिएक्शन के साथ जो थीटा एंगल बनाया है उस थीटा एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाएगा, और उसकी रिलेशन है म्यू इज इक्वल टू tan थीटा बाई, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है tan थीटा बाई। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात आपको क्लियर है, तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात थी, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात थी आपके सामने। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपको क्लियर है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात आपको क्लियर है। एक और डेफिनेशन आई है यहाँ पर, और इसे एंगल ऑफ रिपोज कहा गया है, एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या है? एंगल ऑफ रिपोज का मतलब ये था कि इस बार मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस बार मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जो प्लेन है जिस पर मैं ऑब्जेक्ट को रखने वाला हूं उसने हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये प्लेन था, इस प्लेन ने एक थीटा एंगल बनाया है। तो इंक्लाइनेशन कितना है? थीटा है इस तरह से। और इस पर एक ब्लॉक भी रख दिया गया इस तरह से, इस पर एक ब्लॉक भी रख दिया गया इस तरह से, जिसका mg वर्टिकली वेट भी है इस तरह से, और सरफेस से परपेंडिकुलर इसको रिएक्शन भी मिल रहा है। इतनी बार बात आ गई है भाई, अब कोई नहीं भूलेगा कि वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड और रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। और उसके बाद रिजोल्व कर देखा जा सकता है mg को कि भाई ये थीटा था ना यहाँ, तो ये भी थीटा एंगल बनेगा यहाँ पर, और थीटा एंगल एक तरफ बनाया है और दूसरा कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल। एक कंपोनेंट सरफेस पे परपेंडिकुलर जो mg cos थीटा में रिजोल्व हो पाएगा, एक सरफेस के पैरेलल जो mg sin थीटा में रिजोल्व हो पाएगा। और अब मैं आपको ये बात बता दूं कि r तो mg cos थीटा के सामने आ गया है, तो इस बार तो r mg cos थीटा के इक्वल है, इस बार तो r mg cos थीटा के इक्वल है। ये इक्वेशन नंबर 1 रही। और mg sin थीटा इस ब्लॉक को नीचे की तरफ पुल करना चाहता है, नीचे लाना चाहता है, मगर रफ सरफेस है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगा है, अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगा है। और ये एक ऐसी कंडीशन है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फ्रिक्शन फोर्स और mg cos sin थीटा, mg sin थीटा जो नीचे ला रहा है और फ्रिक्शन जो रोक रहा है, एग्जैक्टली
एग्जैक्टली इक्वल हो गए हैं, यानी ये ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट होने ही वाली है अगर mg sin थीटा थोड़ा इंक्रीज हो जाए। mg sin थीटा तो तब इंक्रीज होगा भाई मास कांस्टेंट, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट। तो ये कैसे बढ़ सकता था? थीटा बढ़ाइए sin थीटा की वैल्यू बढ़ेगी और ये मूव कर जाएगी। ऐसा होता है ना, आपने एक प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट रखी है, स्लाइड नहीं कर रही है, आपने थोड़ा और इंक्लाइंड किया, थीटा बढ़ाया, फिर भी नहीं करी, थोड़ा और बढ़ाया तो स्लाइड कर जाएगी, क्योंकि थीटा बढ़ने से कोस की वैल्यू तो घटती है, यानी r घट रहा है और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू म्यू r है। तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू म्यू r है, तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू म्यू इनटू में r है, और r इस इंक्लाइंड के केस में mg cos थीटा के इक्वल है। थीटा बढ़ेगा तो r घटेगा, r घटेगा तो फ्रिक्शन घटेगा, और जबकि थीटा बढ़ने से mg sin थीटा बढ़ेगा, यानी एक नेट फोर्स लगने लगेगा, तो ये इंक्रीज हो जाएगा और ये a एक्सेलरेशन से नीचे आएगा भाई। लेकिन जब तक ये, मैं उस साइकिल की बात कर रहा हूं कि थीटा बहुत कम था, ये नहीं स्लाइड करेगा, थीटा बढ़ाते बढ़ाते थीटा की एक वैल्यू ऐसी आ गई है जब mg sin थीटा फ्रिक्शन फोर्स के बिल्कुल इक्वल हो गया है, और इससे ज्यादा अगर थीटा आपने किया तो ये रुक नहीं पाएगा, ये स्लाइड करेगा नीचे। तो थीटा की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पर ये जस्ट मूव करना स्टार्ट नहीं किया है इसने, उसे हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, उसे हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। F इज इक्वल टू mg sin थीटा की कंडीशन को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं जब ये दोनों इक्वल है। सेकंड को डिवाइड कर दिया जाए अगर फर्स्ट से, तो F को डिवाइड कर दीजिए R से, और भाई mg sin थीटा को डिवाइड कर दीजिए mg cos थीटा से, और mg sin थीटा में और ये mg कट जाए, F by R फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू में R, यानी F by R तो एक बार फिर म्यू लिखा जा सकता है, और sin अपॉन cos को 10 लिखा जा सकता है भाई। फ्रिक्शन फोर्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस केस में जो होगा एक बार फिर tan थीटा के इक्वल आ गया है, तो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल वाले केस में वो भी म्यू के इक्वल आता है। और रही बात डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन आप इस तरह से लिख लीजिए, मैं डेफिनेशन यहाँ पर बोल रहा हूँ आपके सामने कि डेफिनेशन इसकी क्या होगी कि इट इज द मैक्सिमम एंगल, it is the maximum angle between inclined plane and horizontal to which the object cannot move over the inclined plane, तो inclined plane पर मूव नहीं कर पाएगी जिस मैक्सिमम एंगल तक, वो एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर वैल्यू हमने कर दी तो ये स्लाइड कर जाएगा भाई, तो ये स्लाइड करने लगेगा नीचे, क्योंकि mg sin थीटा फ्रिक्शन से ज्यादा होगा उस केस के अंदर। भाई आज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे आपको, मैं आपके सामने बात भी कर लेता हूं एक न्यूमेरिकल की, ताकि फ्रिक्शन से जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर रहें और आप क्वेश्चंस को समझ सकें, असाइनमेंट्स को कर सकें, आप उन क्वेश्चंस को कर सकें जो क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे, मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा। भाई इस तरह से एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा प्रैक्टिस के लिए, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर आपको देने वाला हूं, बहुत प्रैक्टिस आपको करनी होगी। भाई ये एक ट्रॉली है, टॉय होता है जैसे, तो ये टॉय है तो इस तरह से, और इसको एक पुली की हेल्प से, स्ट्रिंग की मदद से इस ब्लॉक के साथ अटैच किया गया है।
ये ब्लॉक 3 kg का है भाई इस तरह से, और ये 20 kg की ट्रॉली है, और ये 20 kg की ट्रॉली है इस तरह से। और भाई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और ये कहा गया कि इस ट्रॉली और इस टेबल, ये टेबल है इस तरह से, तो इस ट्रॉली और इस टेबल के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.04 है भाई, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.04 है, और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने के लिए आपको कहा गया है, और आपको बताना है एक्सेलरेशन कितना होगा और इस केस में टेंशन कितनी होगी भाई। पहली बात भाई, कहां से शुरुआत करूं? इस ब्लॉक से, यही तो सबसे अलग दिखाई दे रहा है कि इस ब्लॉक का वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इस केस में वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। 3 kg इसका मास है, g की वैल्यू 10 रखूं, 30 न्यूटन इसका वेट है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगने वाली है? एक टेंशन लगने वाली है, और टेंशन लगने वाली है, और मान लेते हैं कि ये a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, ये a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। भाई यहां ये टेंशन इस पॉइंट, इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींच रही थी, क्योंकि ये मासलेस स्ट्रिंग है, इसका कोई मास नहीं है, और ये पुली यहाँ पर, पुली जो कंसीडर करिए वो फ्रिक्शनलेस है, इसका कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये पहिया है, एक तरह का व्हील है, इस पर रस्सी घूमती है, जिम में होता है इस तरह से। जिम में आपने अक्सर देखा होगा पुली का यूज होता है, बहुत सारी वेटिंग मशीन होती है वेट की, वेट ट्रेनिंग के लिए। तो ये टेंशन ऊपर की तरफ लगेगी क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस पुली है, और क्योंकि ये मासलेस स्ट्रिंग है, तो भाई इस स्ट्रिंग के अंदर दूसरे एंड पर भी इतनी ही टेंशन होगी भाई। अगर ये पुली मासलेस, अगर ये पुली फ्रिक्शनलेस नहीं होगी, अगर फ्रिक्शन है और अगर ये स्ट्रिंग का मास कंसीडर किया गया है, तो दोनों एंड पर सेम टेंशन नहीं हो सकती फिर भाई, लेकिन अभी है, तो ये दूसरे एंड पर जाओगे तो यहां पर भी इतनी ही टेंशन इस ट्रॉली को आगे खींचेगी। अभी तक तो ऐसे ही क्वेश्चन होते थे, लेकिन जब ये टेंशन इस ट्रॉली को आगे की तरफ खींचेगी, आगे पुल करेगी भाई, इसके टायर्स में और सरफेस में अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अब की बार, क्योंकि अब की बार फ्रिक्शन है, ये रफ सरफेस है, और ये फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? ये 20 kg का इसका मास है, ये 20 kg इसका मास है ट्रॉली का, तो 20 इंटू में g की वैल्यू 10, 200 न्यूटन इसका वेट। सरफेस से परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल सरफेस है भाई, हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये, और सरफेस से परपेंडिकुलर मिला रिएक्शन, और F इज इक्वल टू म्यू आर होता है फ्रिक्शन का फॉर्मूला। सबसे पहले शुरुआत करी भाई मैंने सॉल्यूशन की, F इज इक्वल टू म्यू इंटू में R होता है फ्रिक्शन फोर्स बराबर, म्यू की वैल्यू क्वेश्चन ने 0.04 दी है, और R रिएक्शन इस वक्त इसके वेट के इक्वल है, 200 के इक्वल है, और भाई 4 2 जा 8, और भाई 8 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब इक्वेशंस बनाइए इस तरह से कि भाई इसके लिए इक्वेशन बनाऊं पहले, भाई इसका फोर्स देख रहा हूं, इसी का मास कंसीडर करेंगे, एक मास एक बार में कंसीडर करिए कि ये एक ब्लॉक है, इसका मास 3 kg है, इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है 30 न्यूटन लग रहा है, माइनस में अपोजिट में टेंशन लग रही है ऊपर, और इसका मास इनटू में एक्सेलरेशन में 3 इनटू में एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1 बनेगी भाई इस तरह से। पहली इक्वेशन बनाइए, इस वाली ट्रॉली की बात करिए, T टेंशन इसको भाई, ये A एक्सेलरेशन से ब्लॉक नीचे जाएगा, तो ये ट्रॉली A एक्सेलरेशन से आगे जाएगी, तो T टेंशन इसे पुल कर रही है सामने, टेंशन माइनस अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स रोक रहा है इसको, F माइनस करूं, और इस ट्रॉली का मास इनटू में इसका एक्सेलरेशन, क्योंकि टेंशन फ्रिक्शन की वैल्यू 8 न्यूटन मैंने निकाल ली है, T माइनस 8 इज इक्वल टू 28, इक्वेशन नंबर सेकंड भाई। किसी भी बच्चे को दो इक्वेशन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और सोल्व करेगा हर कोई। मैं यहाँ सोल्व करके देखता हूँ, और मैंने सोल्व करके कैसे देखा कि भाई इसमें माइनस की टेंशन है फर्स्ट इक्वेशन में, इसमें प्लस की टेंशन में ऐड कर देता हूँ इनको, टेंशन से टेंशन कट जाएगी,
30 में से माइनस का 8 जाएगा तो 22 बचेगा। 3a 20a ऐड होकर 23a हो जाएगा। हेंस एक्सेलरेशन इस केस में 22/23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा भाई। तो 22/23 एक्सेलरेशन है। और अगर आप किसी भी एक इक्वेशन में ले जाकर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे तो टेंशन आ जाएगी। मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, t-8 = 20 था और एक्सेलरेशन 22/23 पुट कर दिया मैंने यहाँ पर। ऐसा करने पर आप देखेंगे भाई ये सोल्व किया जाए तो ये 22 × 440 होगा और बाई 23 और माइनस का 8 भी प्लस हो गया इधर जाकर। इसे ऐड कर दीजिए भैया। 8 3 जा 24, 8 जा 16, 18 और डिवाइड में 23 भाई। और इसे ऐड कर कर आपका एक फाइनल आंसर होगा इस तरह से। तो ऐड करने पर ये 4 8 जा 12 और 6 624/23 न्यूटन में आंसर होगा। कैलकुलेशंस को एक बार चेक जरूर कर लेना भाई, मैंने जल्दी में कर दिया इस तरह से, बाकी यही रहेगा इस तरह से भाई। तो ये गाइस फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट, टेंशन, एक्सेलरेशन, सारी चीजें, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं इस पर। और अगले लेक्चर में मैं आपको फ्रिक्शन की एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो असाइनमेंट में आपको प्रॉब्लम आएगी मैं डिस्कस करूंगा। और बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता जा रहा है। थैंक्स गाइस।